श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आगे हम इंटीग्रेटेड बीए बीएड फर्स्ट ईयर में हिंदी साहित्य का इतिहास आगे पढ़ेंगे। आपका आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मतों के अनुसार हिंदी साहित्य का वर्णन किया। हिंदी साहित्य की अलग अलग रीतियों प्रवृत्तियों के आधार पर उसका नामकरण किया, जिनमें प्रमुख है इतिहास लेखन परंपरा। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात सबसे पहले किया था ग्रासो दतासी नामक फ्रेंच विद्वान ने। ग्रासो दतासी नामक फ्रेंच विद्वान ने सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का शुरुआत की। इनकी भाषा फ्रेंच थी। इनकी पुस्तक का नाम था इस्तवार द ला लिट्यूरेटर एंदुई हिंदुस्तानी। ये इनका ग्रंथ था जिसमें इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम लिखा। इसे इन्होंने इस पुस्तक को इन्होंने 2 भागों में प्रकाशित किया। पहला 1839 में पहला 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। बंगाल के पहला इनका हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन जो प्रकाशित हुआ वह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नाम से 1839 में प्रकाशित हुआ। इस्तवार द ला लिट्यूरेटर एंदुई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ एशियाटिक सोसाइटी बंगाल नामक पत्र में प्रकाशित हुआ। फिर उसके बाद में इसका दूसरा भाग 1847 ईस्वी में स्वतंत्र रूप से प्रकाशित किया गया, जिसमें कुल 738 कवियों का वर्णन किया गया, जिसमें 72 कवि हिंदी के थे।
जिसमें 72 कवि हिंदी के थे। इसमें कुछ ये जो इनका इतिहास लेखन है, ये इनका इतिहास लेखन वर्णानुक्रमी यानी वर्णों के क्रम के आधार पर इतिहास लेखन किया गया। वर्ण क्रम के आधार पर यह इतिहास क्रम लिखा गया और काल विभाजन और नामकरण के अंतर्गत कोई प्रासंगिकता, काल की कोई प्रासंगिकता नहीं दी गई थी। और हिंदी के अलावा अधिकतर कवियों का वर्णन करने के कारण, अधिकतर हिंदी के अलावा कवियों का वर्णन होने के कारण इसे ज़्यादा मान्यता नहीं मिली। इसके बाद में दूसरे नंबर पर शिव सिंह सैगर ने इतिहास लेखन का कार्य किया। शिव सिंह सैगर ने अपने काव्य ग्रंथ शिव सिंह सरोज, अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में शिव सिंह सैगर ने शिव सिंह, इनके ग्रंथ का नाम था शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज ये इनके ग्रंथ का नाम था। और इसे इन्होंने हिंदी भाषा में लिखित वर्ष 1883 में प्रकाशित, 1883 में यह प्रकाशित हुआ था। इसमें कुल कवियों की संख्या, कुल कवियों की संख्या 1000 वर्णित की गई थी। ये भी वर्ण अनुक्रम पर वर्णानुक्रमी एवं कालक्रम तथा नामकरण पर कोई प्रचलित तथ्य नहीं दिए गए। कालक्रम पर कोई प्रचलित तथ्य नहीं दिए गए थे, कोई प्रयास नहीं किया गया शिव सिंह सैगर द्वारा। फिर इसके बाद में इसमें अगला तीसरा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान नामक ग्रंथ में इन्होंने फिर से इतिहास लेखन का श्रेय किया था, इन्हें प्राप्त होता है। तीसरे विद्वान हैं जॉर्ज ग्रियर्सन ने, इनके ग्रंथ का नाम, इनका ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न
हिंदुस्तान, ये इनके ग्रंथ का नाम था, जिसमें इन्होंने भाषा अंग्रेजी में इसे लिखा गया और इसमें इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में वर्ष 1988 में वर्ष 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्र में प्रकाशित किया गया। फिर इसके बाद इसमें भी कुछ कमियां थी। पहली बार इसमें कुछ विशेषताएं थी कि पहली बार इसमें काल विभाजन और नामकरण की व्यवस्था पर ध्यान डाला गया। संपूर्ण साहित्य को वर्नाकुलर मॉडर्न लिटरेचर ऑफ नॉर्थर्न हिंदुस्तान ग्रंथ में सबसे पहले संपूर्ण इतिहास को 11 कालखंडों में विभाजित किया गया। फिर भक्ति काल को हिंदी संस्कृति का स्वर्ण युग कहकर संबोधित किया गया। तुलसीदास को बुद्ध के बाद दूसरा सबसे बड़ा अवतार माना गया। आदिकाल को चारण काल कहकर नाम दिया गया। और हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषा के कवियों को इसमें अलग से स्थान दिया गया था। इसमें दोष थे कि काल विभाजन को मनमाने ढंग से प्रस्तुत किया गया और कालानुक्रमी पद्धति पर यह इतिहास लिखा गया था। इसके बाद अगला जो इतिहास लेखन का कार्य था वो किया था मिस्र बंधुओं द्वारा अगला इतिहास लेखन का कार्य किया गया, जिसमें इनके द्वारा मिस्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ में इन्होंने चार भागों में प्रथम 3 सन 1913 ईस्वी में तथा चतुर्थ भाग 1900 आगे 34 में ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 1934 में प्रकाशित किया गया। संपूर्ण साहित्य को 8 भागों में वर्गीकृत किया गया। आचार्य शुक्ल ने इसे बड़ा भारी इतिवृत्तात्मक अंश कहकर बुलाया है। तथा इसमें सभी रीतिकालीन कवियों का वर्णन परिचय भी विशेष प्रकार से दिया गया है। मिस्र बंधुओं में पहले थे श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव, बिहारी मिश्र,
सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र, ये 3 मिश्र बंधु थे जिन्होंने मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ के अंदर हिंदी साहित्य का काल विभाजन पूरी रूपरेखा के अनुसार प्रकट किया, जिन्होंने इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में 5 कालखंडों में विभाजित किया था। पहला कालखंड था आरंभिक काल। इन्होंने आरंभिक काल का समय 700 विक्रमी संवत से लेकर 1444 विक्रमी संवत तक माना था, जिसमें आरंभिक काल को पुनः 2 भागों में पूर्व आरंभिक काल 700 इस विक्रमी संवत से लेकर 1700 विक्रमी संवत से 1343 विक्रमी संवत तक और उत्तर आरंभिक काल 1344 यानी 1344 विक्रमी संवत से 1444 विक्रमी संवत तक पूर्व उत्तर आरंभिक काल यानी आरंभिक काल को 2 भागों में इन्होंने बांट दिया था। दूसरा था मध्यकाल। मध्यकाल का समय निर्धारण इन्होंने 1444 से 1680 विक्रमी संवत तक माना। इसके पुनः इन्होंने 2 भाग विभाजित किए थे। पहला था पूर्व माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल इन्होंने 1444 से 1560 विक्रमी संवत तक माना और प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 विक्रमी संवत से 1680 विक्रमी संवत तक इसका कालक्रम माना। तीसरा इनका जो काल निर्धारण था वो था अलंकृत काल। अलंकृत काल इन्होंने माना 1681 विक्रमी संवत से 1889 विक्रमी संवत तक। अलंकृत काल के पुनः इन्होंने 2 भाग किए। एक तो पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1791 विक्रमी संवत तक और उत्तर अलंकृत काल 1791 से 1889 विक्रमी संवत तक माना था। चौथा था परिवर्तन काल। परिवर्तन काल में इन्होंने 1890 से 1925 विक्रमी संवत तक का समय माना। वर्तमान काल की शुरुआत इन्होंने 1926 विक्रमी संवत से अब तक जारी है हिंदी साहित्य का कालखंड विभाजित किया। इसके दोष थे कि मिश्र बंधुओं ने मनमाने ढंग से नामकरण और काल विभाजन किया। इसके अंतर्गत कोई महत्वपूर्ण तथ्य इन्होंने उपलब्ध नहीं करवाए, न कवियों के रचना काल के बारे में इन्होंने कोई जिक्र किया। कालानुक्रमी पद्धति के आधार पर इन्होंने अपने पूरे वर्गीकरण को नामांकित किया था। फिर इसके बाद में सर्वमान्य जो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रकट किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कालक्रम के निश्चित प्रमाणित तथ्य साक्ष्य उपलब्ध करवा के हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का बेड़ा अपने कंधों पर उठाया। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वर्ष 1929 ईस्वी में अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसमें इन्होंने संपूर्ण कवियों को काल क्रम के अनुसार पर उनकी रचनाओं के समय के अनुसार उन्होंने इनका वर्णन किया।
दोहरे नामकरण की व्यवस्था की। आदिकाल को इन्होंने वीर गाथा काल कहकर पुकारा। भक्ति काल को निर्गुण और सगुण मार्गी भक्ति शाखा के रूप में इनका विभाजन किया। और फिर आगे इन्होंने इनका नामकरण है इतिहास। अब इन्होंने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में कालक्रम, आदिकाल को इन्होंने वीर गाथा काल कहकर बुलाया, जिसका समय इन्होंने 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत तक माना था। आदिकाल को वीर गाथा काल कहने से तात्पर्य था कि आदिकाल में जितने भी रासो साहित्य लिखे गए, जैसे कि पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, ये जितने भी रासो साहित्य लिखे गए, तो उनमें राजाओं के शौर्य की गाथा लिखी गई। अन्य किसी घटना का वर्णन इसमें नहीं किया गया था। आश्रयदाता जो प्रसिद्ध कवि थे, उनमें चारण या भाट होते थे, वे अपने आश्रयदाता की प्रसिद्धि, उनके शौर्य, वीरता और उनके भोग विलास के बारे में ही अपने साहित्य में वर्णन करते थे। इसलिए इसे आदिकाल या वीर गाथा काल, यानी युद्धों के सर्वाधिक वर्णन के कारण इसे वीर गाथा काल कहा गया, जिसका समय 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत तक माना। फिर था भक्ति काल, दूसरा था भक्ति काल। भक्ति काल को इन्होंने पूर्व मध्यकाल कहकर भी बुलाया है, जिसका समय इन्होंने 1375 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत तक माना है। इसमें इन्होंने भक्ति काल के अंतर्गत रीतिकाल और रीतिकाल से पूर्व की जो कवि हैं उनका वर्णन इसमें किया है। फिर इसके बाद में तीसरा भाग है इनका रीतिकाल। रीतिकाल को इन्होंने उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल कहकर बुलाया, जिसे 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत तक समय के अंतर्गत इन्होंने इसे बांटा। रीतिकाल के अंतर्गत केशव बिहारी, गणानंद इत्यादि कवियों का इन्होंने अपने साहित्य में वर्णन किया, जिसमें मतीराम और जो अन्य कवि हैं उनके द्वारा रीतिकाल की प्रवृत्तियों का वर्णन करते हुए रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवियों के जीवन को रीतिकाल के अंतर्गत वर्णन किया है, जिन्होंने अपने आश्रयदाताओं के और अपने पांडित्य प्रदर्शन के भाव में अनेक गद्य और अनेक पद्य रचनाओं का वर्णन किया। फिर चौथा था आधुनिक काल। आधुनिक काल को गद्य काल कहकर भी इन्होंने बुलाया है। गद्य काल की शुरुआत है वह भारतेंदु युग से मानी जाती है, 1889 ईस्वी सन से मानी जाती है, और इसका समय इन्होंने विक्रमी संवत से माना था 1900 विक्रमी संवत से अब तक वर्तमान तक लगातार जारी माना है। गद्य काल के अंतर्गत हिंदी भाषा में जो भारतेंदु युग से खड़ी बोली
हिंदी का विकास लगातार चलता रहा और अन्य भाषाओं का विकास भी इसके अंतर्गत होता गया। और ये था आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रतिपादित हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन। यही सर्वमान्य माना जाता है और परीक्षा में भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रतिपादित काल विभाजन ही प्रमुख रूप से आता है। इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे, वह है आदिकाल वीरगाथा काल। आदिगाथा काल को वीरगाथा काल क्यों कहा जाता है, या आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों और विशेषताओं, परिस्थितियों का प्रवृत्ति या विशेषताएं या परिस्थितियों का वर्णन कीजिए, जिसमें आगे हम पढ़ रहे हैं आदि साहित्य काल। आदिकाल है क्या? आदिकाल के बारे में हम जानेंगे सबसे पहले कि आदिकाल है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। आदिकाल की शुरुआत आदिम मनुष्य के द्वारा जो सर्वप्रथम अपने इतिहास लेखन का कार्य किया गया, वह अलग अलग भाषाओं के अंतर्गत, भाषाओं से पहले उन्होंने चित्रों के द्वारा, जैसे भित्ति चित्र हैं और अन्य गुफा लेख है, उनके जो चित्र बनाए गए थे उनके द्वारा हमें पर मिलता था। फिर उसके बाद में जैसे जैसे मानव समाज भाषा के विकास में बढ़ता चला गया, उन्होंने अपने मानव इतिहास को विभिन्न पत्रों पर टीकाओं के द्वारा लिखना शुरू किया। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी काल विशेष के साहित्य में पाई जाने वाली प्रवृत्तियां तत्कालीन विशेषताओं को अपने इतिहास के पुस्तक में, अपने ग्रंथ के अंदर प्रकट करती हैं। अलग अलग समय में उत्पन्न होने वाले अलग अलग साहित्यकारों ने, अलग अलग कवियों ने अपने अपने साहित्य में, अपने अपने ग्रंथों के माध्यम से, दोहों, कविताओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से अपने अपने समय की विशेषताओं का अपने अपने अनुसार वर्णन किया है। अपने अपने आश्रयदाताओं के जीवन और रंग कर्म के आमोद प्रमोद के साधनों का वर्णन करते हुए उन्होंने उस समय की जो परिस्थितियां थी उनसे हमें रूबरू कराने का प्रयास किया है। साहित्य के प्रेरक तत्वों के रूप में उस समय की जो युगीन प्रवृत्तियां हैं, वहाँ के राजा और वहाँ की प्रजा किस प्रकार के साधनों का प्रयोग अपने मनोरंजन, अपने जीवन निर्वाह, अपने व्यापार, आवागमन के रूप में करते थे, अपने भाषा संवाद को किस प्रकार प्रकट करते थे, ये सभी इतिहास लेखन के अंतर्गत आता है। आदिकालीन साहित्य है उसमें प्रमुख प्रवृत्तियां पाई जाती हैं कि एक तो जो उस समय की आदिकाल है, आदिकाल के अंतर्गत एक तो उस समय सबसे पहले जो है युद्धों का वर्णन किया जाता था। आदिकाल के अंतर्गत, आदिकाल में जो युद्ध वर्णन है और डिंगल पिंगल भाषा है उनका या क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया गया। हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1050 विक्रमी संवत से लेकर 1375 विक्रमी संवत तक, अर्थात महाराजा भोजराज से लेकर हमीरदेव के समय तक, राजा हमीरदेव से कुछ पहले के समय तक माना जाता है। और इस समय के अंतर्गत युद्धों का वर्णन साहित्य ग्रंथों में प्रमुख रूप से मिलता है, जिसमें पृथ्वीराज रासो है, हमीर रासो है। तो इनमें मुख्य रूप से इन्हीं का वर्णन दिया जाता है। पृथ्वीराज रासो है वह चंद्रवरदाई द्वारा लिखा गया, जिसमें उन्होंने दिल्ली के चौहान सम्राट पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा जो मोहम्मद गोरी से 17 बार युद्ध किए गए उनका वर्णन है, जिसमें पृथ्वीराज की वीरता को प्रकट करने के लिए चंद्रवरदाई ने अतिशय वर्णन कर पृथ्वीराज की महिमा मंडित की। शहाबुद्दीन गौरी को उसने 17 बार हराया और किस प्रकार वह छल कर्म के कारण मोहम्मद गौरी अंतिम 18वें आखिरी आक्रमण में जीत जाता है और पृथ्वीराज के साथ कैसा वह अमानवीय व्यवहार कर उसे हराता है।